हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है डी एजुकेशंस के यूट्यूब चैनल्स पे। आज से हम लोग देखने वाले हैं साइंस जो क्वेश्चंस है, साइंस के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। और आज से हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं और प्रैक्टिस करेंगे साइंस का। साइंस में क्वेश्चंस जो होगा उसका देखेंगे। साइंस का टोटल क्वेश्चंस 25 होंगे। आपको समय भी दिया जाएगा 25 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए आपको समय दिया जाएगा, उसको सॉल्व कीजिए, उसको कमेंट कीजिए और कमेंट करने के बाद फिर मिलाइए कि मेरा आंसर सही है या गलत है। और जो भी आपको क्वेश्चन या परेशानी में दिक्कत हो, जब लाइव वीडियो ख़त्म हो जाए, जब प्राइम वीडियो ख़त्म हो जाए, उसके बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है और क्या आपको समझ में नहीं आया है। आप लोग कमेंट में इस वीडियो का जो क्वेश्चंस होगा उसको तो आपको लाइव चलेगा, तब तक आपको क्वेश्चंस का आंसर देना है। लेकिन जो आपकी दिक्कत होगी वीडियो ख़त्म हो जाने के बाद, जो कमेंट बॉक्स होगा, कमेंट बॉक्स में अपनी परेशानी को बताएंगे कि क्या दिक्कत आई और क्या परेशानी आई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय ना बिताकर क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस और कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चंस देखिए, एक ग्रुप डी में पूछा गया है 2/11 शिफ्ट 2018 का क्वेश्चन है। लेटेस्ट जो 2018 में जो क्वेश्चन हुआ है ग्रुप डी के, उसके जितने भी सारे क्वेश्चंस होंगे उसी से लेकर प्रैक्टिस सेट बनाया जाएगा और उसको ही सॉल्व करेंगे। इसका डिस्कशंस भी होगा और आपको आंसर भी करना है। तो चलिए इसका आंसर कीजिए, इसका आंसर कीजिए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चंस को देखिए क्या है, क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन है कि विस्थापन का एसआई मात्रक क्या है। आपको कमेंट में कमेंट करना है कि विस्थापन का एसआई मात्रक क्या है। वीडियो चल रहा है, आप लोग सभी लोग क्या कीजिए, कमेंट कीजिए कि विस्थापन का एसआई मात्रक क्या है। चलिए देखते हैं विस्थापन का एसआई मात्रक क्या है। अच्छा, इसका डिस्कशंस में क्या देख सकते हैं कि विस्थापन क्या है। विस्थापन का एसआई मात्रक है तो एसआई मात्रक था इसका क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा मीटर। विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। लेकिन इतना से काम होने वाला नहीं है। हम लोग क्या करेंगे कि इसको और इसके बारे में जानते हैं कि विस्थापन क्या है। देखिए, अगर आपसे पूछे कोई कि विस्थापन क्या है तो विस्थापन बताएंगे। कोई आपसे पूछे कि बताइए कि विस्थापन क्या है, इसके साथ साथ दूसरा होता है दूरी भी आता है। दूरी क्या है, विस्थापन और दूरी से हमेशा क्वेश्चंस बनता है कि विस्थापन क्या है, दूरी क्या है। तो चलिए देखते हैं विस्थापन और दूरी से। विस्थापन क्या है और दूरी का, इसका आंसर तो राइट आंसर होगा मीटर। विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर है। देखिए, दूरी को अगर पूछे कोई कि दूरी क्या है, तो दूरी कहा जाता है कि किसी खास समय में चले गए पथ को दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो दूरी का अगर कहा जाए तो दूरी को कहेंगे कि दूरी क्या है। दूरी क्या है तो कहेंगे कि किसी खास समय में, किसी खास समय में चले गए पथ को, चले गए पथ को ही क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। मतलब कि आप यहाँ से बिंदु ए से बिंदु बी तक किसी खास समय में जो यह दूरी ट्रैवल किए, जो पथ आप यहाँ से यहाँ तक चले, यह क्या है, मेरा दूरी है। जबकि विस्थापन कहता है कि विस्थापन क्या होता है, विस्थापन कहता है कि न्यूनतम दूरी को, क्या, न्यूनतम दूरी को ही हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। न्यूनतम दूरी को ही हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। मतलब कि आपका प्रारंभिक बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच जो न्यूनतम दूरी होगा वही क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। तो यहाँ तक आपने समझ लिया कि दूरी क्या है। तो दूरी कहेंगे कि किसी खास समय में चले गए पथ को दूरी कहते हैं। और विस्थापन क्या है, तो न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। या कहेंगे कि प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक जो हमें न्यूनतम दूरी प्राप्त होगा वही क्या होता है, विस्थापन होता है।
ये तो परिभाषा के रूप में जाने। और इससे क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, तो पूछता है कि दूरी क्या, आपसे पूछेगा कि बताइए कि दूरी कैसी राशि है। दूरी एक अदिश राशि है। आपसे कोई पूछे कि दूरी कैसी राशि है, तो दूरी एक अदिश राशि है। जबकि विस्थापन क्या है, विस्थापन क्या है, तो विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है। दूरी का एसआई मात्रक, दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। और विस्थापन का भी एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर ही होता है। मतलब कि दूरी का एसआई मात्रक मीटर, विस्थापन का एसआई मात्रक भी क्या होता है, मीटर होता है। और क्या बन सकता है कि बनता है, फिर अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि जो दूरी है, दूरी जो है, दूरी पॉजिटिव भी हो सकता है और शून्य हो सकता है, निगेटिव नहीं हो सकता है। यानी कि दूरी हमारा हमेशा धनात्मक होता है या दूरी मेरा 0 हो सकता है, लेकिन ऋणात्मक नहीं हो सकता है। लेकिन विस्थापन की बात किया जाए तो विस्थापन मेरा प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। मतलब कि विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ये सारे के सारे क्या होते हैं, विस्थापन के। दूरी सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है या शून्य हो सकता है, जबकि विस्थापन पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। एक और बात कि दूरी जब भी होगा, दूरी की अगर बात कहा जाए तो दूरी जब भी होगा बड़ा होगा या बराबर होगा किसके, विस्थापन से। मतलब कि विस्थापन हमेशा छोटा होगा दूरी से या बराबर हो सकता है, लेकिन विस्थापन कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि हमेशा क्वेश्चंस बना है कि क्या इसमें से कौन सा साइन सही है। तो दूरी या तो दूरी बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है, लेकिन दूरी विस्थापन से कभी छोटा नहीं हो सकता। तो यह मेरा क्या था, पहला क्वेश्चन था। तो पहला क्वेश्चन में आपको क्या पूछा था, यही पूछा था कि बताइए कि विस्थापन का एसआई मात्रक क्या है, तो विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर है। अगर दूरी का भी एसआई मात्रक आपसे कोई पूछे तो दूरी का भी एसआई मात्रक मीटर होता है। दूरी एक अदिश राशि है, जबकि विस्थापन एक क्या है, सदिश राशि है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह मेरा क्या था, यह पहला क्वेश्चन था। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, विस्थापन का एसआई मात्रक क्या है, तो विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर है। तो पहला का ए ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए और इसको क्या कीजिए, कमेंट कीजिए इसका आंसर। क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस पढ़िए कि किसमें केवल परिणाम होता है। आपको बताना है कि किसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं। आपको बताना है कि परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं, किसमें, संवेग में, विस्थापन में, बल में या कार्य में। आंसर कीजिए। चलिए देखिए, आपसे पूछा है कि किसमें परिणाम होता है लेकिन दिशा नहीं होना चाहिए। परिणाम होता है लेकिन दिशा नहीं होना चाहिए, यह किसमें होता है। तो चलिए देखते हैं, पहले समझते हैं क्या होता है। आपसे पूछा है कि परिणाम तो होना चाहिए, यानी कि परिमाण हो, क्या हो, परिमाण हो लेकिन दिशा नहीं हो, दिशा नहीं होना चाहिए। ऐसे राशि जिसमें परिणाम हो लेकिन दिशा नहीं हो, ऐसे राशि को हम क्या कहते हैं, तो अदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं, अदिश राशि। जबकि सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों क्या होते हैं, परिणाम और दिशा जिसमें होते हैं उसको सदिश राशि कहते हैं। परिणाम होता है लेकिन दिशा नहीं होता है, उसको अदिश राशि कहते हैं। तो आपको इनमें से छांटना है कि कौन सा अदिश राशि है। केवल परिणाम है लेकिन दिशा नहीं है, तो आपको बताना है कि कौन सा अदिश राशि है इनमें से।
तो आपको पता है कि बल, वेग, विस्थापन, त्वरण ये सारे के सारे क्या है, मतलब कि आपका संवेग भी सदिश राशि है, विस्थापन भी सदिश राशि है, क्योंकि अभी विस्थापन पढ़े हैं, विस्थापन सदिश राशि है, संवेग भी सदिश राशि है और बल भी क्या है, सदिश राशि है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कार्य। कार्य एक ऐसी राशि है तो कार्य एक अदिश राशि है। अच्छा, थोड़ा सा और देख ले कि इसमें और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, थोड़ा बढ़िया से इसको देख लेते हैं डीपली में कि क्या बन सकता है। देखिए सदिश अभी तो पता चल गया सदिश क्या है, फिर से देख लेते हैं कि सदिश क्या है और अदिश क्या है। सदिश राशि क्या है, अदिश राशि क्या है। सदिश में दिशा भी होना चाहिए और दिशा के साथ साथ इसमें जो परिमाण होता है वो भी होना चाहिए, दिशा के साथ साथ परिमाण भी होना चाहिए। जबकि अदिश में दिशा नहीं होता है, दिशा नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है तो परिमाण होता है। जैसे कि आपको 5 मीटर उत्तर दिशा की ओर कहे तो यह क्या है, 5 मीटर जो है यह परिणाम है, जबकि उत्तर दिशा क्या है, दिशा को बता रहा है। 5 मीटर इसका क्या है, परिमाण है, जबकि उत्तर दिशा क्या बता रहा है, उसकी दिशा को बता रहा है। तो कहेंगे 5 मीटर उत्तर जाइए, मतलब सदिश राशि। अदिश में सिर्फ परिणाम होगा, खाली आपसे सिर्फ कहे कि 5 मीटर, तो क्या है, एक अदिश राशि। और क्या क्वेश्चन इससे बनते हैं, तो सदिश कहता है, अगर सदिश का एग्जाम्पल देखा जाए कि सदिश राशि कौन कौन से हैं और अदिश राशि कौन कौन से हैं, तो सदिश राशि देखिए कौन कौन से हैं। सदिश राशि की अगर बात कहा जाए तो सदिश राशि देखिए, पहला होता है बल, विस्थापन, बल, विस्थापन, बल, विस्थापन, बल, विस्थापन, वेग। वेग में कौन कौन से वेग हो सकते हैं, आवेग हो सकते हैं, संवेग हो सकते हैं, ठीक है। बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, मतलब कि बल, वेग के साथ वेग, आवेग, संवेग, मतलब कि इसमें भी वेग है, इसमें भी वेग है, इसमें भी वेग है। बल, वेग, विस्थापन और फिर क्या होता है, त्वरण। बल, वेग, विस्थापन, त्वरण। अगला है विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। ये सारे के सारे क्या हैं, सदिश राशि है। कौन कौन से हैं, बल है, वेग है, विस्थापन है, त्वरण है। बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, आवेग, संवेग, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ये सारे के सारे क्या हैं, सदिश राशि हैं। जबकि अदिश राशि की अगर बात कहा जाए, कौन कौन से अदिश राशि हैं, तो अदिश राशि को देखिए कौन कौन से अदिश राशि। अदिश राशि की अगर बात कहा जाए तो अदिश राशि देखिए कि अदिश राशि कौन कौन से हैं। अदिश राशि में अगर आपको देखना है तो पहले देखिए दूरी, चाल, दूरी, चाल, दूरी, चाल, समय, दूरी, चाल, समय, कार्य, ऊर्जा, शक्ति। दूरी, चाल, समय, कार्य, ऊर्जा, शक्ति। फिर होगा द्रव्यमान भी है, क्षेत्रफल भी है, आयतन भी है, क्या है, आयतन भी है, और क्या है, दूरी, चाल, समय, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, द्रव्यमान, क्षेत्रफल और आयतन। और क्या है, और देखा जा सकता है ताप, विभव और धारा। दूरी, चाल, समय, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, द्रव्यमान, क्षेत्रफल, आयतन, ताप, विभव और धारा, ये सारे के सारे क्या हैं, अदिश राशि हैं। सदिश राशि में कौन कौन से देखें, फिर से देख लीजिए। सदिश राशि की अगर बात कहेगा तो बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, आवेग, संवेग, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ये सारे के सारे क्या हैं, सदिश राशि है।
अच्छा, और इससे क्या क्वेश्चंस बनते हैं, और इससे क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, तो देखिए कहता है कि जो सदिश है, जो सदिश होता है, यह साधारण जो बीजगणितीय का नियम है, जो साधारण बीजगणित के नियम का पालन नहीं करता है। मतलब कि जो सदिश होगा वे साधारण जो बीजगणितीय नियम है उस नियम को पालन नहीं करता। अच्छा, जब साधारण बीजगणितीय नियम को पालन नहीं करता है तो करता क्या है, यह क्या करता है कि इसका एक अपना, सदिश का एक अपना जोड़ है, सदिशों का जोड़, सदिशों का घटाव, सदिशों का गुणा, ये सारे के सारे क्या होते हैं, सदिश का जोड़ भी होता है, सदिश का घटाव भी होता है और सदिश का गुणा भी होता है। सदिश के जोड़ में देखिए क्या होता है, सदिश के जोड़ के लिए एक तो होता है, एक सदिश के जोड़ में होता है कि आर वेक्टर बराबर होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यह तब लगता है जब दो सदिशों के बीच थीटा नहीं दिया हो और आपको जोड़ने के लिए बोले तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होता है। अगर थीटा दे दे और जोड़ने के लिए बोले तब बोला जाता है कि आर बराबर होता है, क्या होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। क्या होता है, आर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। अगर कब, जब दो सदिशों के बीच थीटा दिया रहे तब इसको लगाते हैं। कहीं कहीं इसी को क्या करता है, कहीं कहीं इसी को कुछ इस रूप में लिखता है, जैसे कि मॉड, क्या कैसे लिखेगा, रुकिए ध्यान से देखिए एक सेकेंड। देखिए इसी आर को क्या करता है, कभी कभी लिखता है कि मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर होता है रूट ओवर, बस कुछ नहीं करेगा, यही लिख देगा, रूट ओवर में यही लिख देगा, यही लिखेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो कहीं ऐसे भी करके लिखता है और कहीं ऐसे भी करके लिखता है। अगला देखिए, ये तो जोड़ हुआ। अगर घटाव कहे तो घटाव कैसे लिखते हैं, घटाव कैसे बनाते, तो कुछ नहीं करना है। घटाव का अगर कहे तो घटाव में भी बस वही करना है, क्या करना है, तो मोड़ देना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और क्या कर देना है, रूट ओवर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस 2ab कॉस थीटा। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ प्लस के जगह पे माइनस कर देना है, यह बीजगणितीय घटाव हो जाएगा। अगला है इसका गुणा, कि सदिशों का गुणनफल क्या होता है। तो सदिशों में दो जो गुणा होता है इसका दो होता है, एक होता है सदिश का सदिश गुणनफल, सदिश का सदिश गुणनफल, और एक होता है सदिश का अदिश गुणनफल। तो जो सदिश का सदिश गुणनफल होता है उसको ऐसे लिखते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर होता है ए बी साइन थीटा, क्या, ए बी साइन थीटा, और यहाँ पे एन वेक्टर के रूप में इस तरह दिया रहता है। यह सदिशों का सदिश गुणनफल है, जबकि सदिशों का सदिश गुणनफल, सदिशों का अदिश गुणनफल अगर आपसे पूछते कि सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना होता है। उसके लिए होता है, सदिशों का अदिश गुणनफल के लिए होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्या,
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। यह सदिशों का अदिश गुणनफल है और यह सदिशों का सदिश गुणनफल है। ये सारे के सारे होते हैं। फिर से समझते हैं, सदिशों का सदिश गुणनफल ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन थीटा और इनका वेक्टर है। सदिशों का अदिश गुणनफल ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा होता है। जोड़ कैसे हुआ, तो 2 गो होगा। अगर थीटा नहीं देगा तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, अगर थीटा दे दे प्लस करना हो तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। अगर घटाव कह दे इसका तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस 2ab कॉस थीटा होता है। यही इसका क्या हुआ, आंसर हुआ। अच्छा, अब मेरा आंसर क्या था, क्वेश्चंस क्या था, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा था केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं। देखिए, संवेग, बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, ये सारे के सारे क्या है, सदिश हैं। कार्य, ऊर्जा, शक्ति, दूरी, चाल, समय, ये सारे के सारे क्या हैं, अदिश राशि हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, कार्य होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछा है अगला क्वेश्चन। देखिए, ए बी ग्रुप डी में 2018 में पूछा है, 28/11 को हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें पूछा। इसका भी आंसर कीजिए, पढ़िए क्या है, आंसर दीजिए इसका, जल्दी कीजिए। आंसर बताइए इसका क्या है। आपसे पूछा है कि यदि वायु का प्रतिरोध नगण्य माने, मतलब कि जो वायु प्रतिरोध कर रहा है उसको नगण्य मानने ला, यानी एकदम इसको मानने ला है कि खत्म हो गया। नगण्य माने तो जो मुक्त रूप से गिरता हुआ पिंड है उसका स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा का योग का क्या होगा। मतलब कि जो वायु है उसको आपको सब टोटली के टोटली ख़त्म कर देना है, यानी कि नगण्य मानना है कि उसमें वायु नहीं है। और मुक्त रूप से गिरता हुआ कोई पिंड है तो जो, क्योंकि हाइट होगी तो स्थितिज ऊर्जा होगी, और जब नीचे आ रही तो गतिज ऊर्जा भी होगी। हाइट पे कारण स्थितिज ऊर्जा, और जब नीचे आ रही है तो गतिज ऊर्जा। तो कहा कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा, आपको बताना था। तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा का योग क्या होता है, तो उसका योग स्थिर रहता है। उसका योग क्या रहता है, स्थिर रहता है। देखिए यह कैसे होता है, यह कैसे होता है। देखिए, अगर स्वतंत्र रूप से कोई गिरता हुआ पिंड है तो इसका जो स्थितिज ऊर्जा है, जो स्थितिज ऊर्जा है धीरे धीरे क्या होगी, घटता जाएगा। और क्योंकि आपको पता है ऊर्जा का संरक्षण, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा जो है यह ऊर्जा संरक्षण का नियम का पालन करती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता है। ऊर्जा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में क्या हो सकता है, परिवर्तित हो सकता है। तो जो स्थितिज ऊर्जा है, जो आपका यह स्थितिज ऊर्जा है, अब क्या हो रहा है, किस में परिवर्तित हो जा रहा है, तो यह गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जा रहा है। जितना स्थितिज ऊर्जा कम हो रहा है उसका गतिज ऊर्जा उतना ही बढ़ता जा रहा है। अगर मानते हैं कि स्थितिज ऊर्जा पहले 5 थी और गतिज ऊर्जा क्या थी, 4 थी, तो अगर स्थितिज ऊर्जा 1 कम होगा और यह 1 बढ़ जाएगा, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा 1 कम होगा तो यह होगा 4 और यह 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5। अभी भी इसका यह पहले 9 था, क्योंकि दोनों का योग पहले भी 9 था और अभी भी क्या है, 9 ही है। अगर 1 और कम हो जाए, जब इसकी ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कम हो जाएगी तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। मतलब यह 3 होगा जाएगा, मतलब 1 और घट जाएगा तो 1 और यह क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अभी भी क्या होगा, उसका योग 9 ही होगा। तो आपसे यही पूछ रहा था, जब वायु नगण्य मान लिया जाए, मतलब कि उसका कोई विरोध करने वाला ही नहीं हो, मुक्त रूप से गिर रहा है, तो जो उसका स्थितिज ऊर्जा है, जो उसका स्थितिज ऊर्जा है वह कम होगा और गतिज ऊर्जा बढ़ेगा। और स्थितिज ऊर्जा जितना ही कम होगा गतिज ऊर्जा उतना ही बढ़ेगा। लेकिन दोनों का योग जो होगा वे अस्थिर हो, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा ही गतिज ऊर्जा में बदल रहा है। मतलब कि एक ऊर्जा स्थितिज का जो ऊर्जा है गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जा रहा है। इसलिए इसका योग जो होगा दोनों के दोनों क्या होंगे, अस्थिर होंगे। क्योंकि पहले मानते स्थितिज 5 था और गतिज 4 था, अगर
जस्ट नीचे होगा स्थिति, क्योंकि हाइट से स्थितिज कम होता जाएगा और गतिज क्या होता जाएगा, नीचे आता जाएगा, गतिज बढ़ता जाएगा और दोनों का योग क्या होगा, स्थिर होगा। तो आपसे कोई पूछे कि जब वायु का प्रतिरोध नगण्य मान लिया जाए तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, मुक्त रूप से कोई पिंड गिराया जाए तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का कुल योग क्या होगा, तो कहेंगे कि कुल योग क्या होगा, तो कुल योग जो होगा उसका अस्थिर रहता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, तीसरा का डी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन है आपको बताना है कि अगर मुक्त रूप से गिरना केवल किसमें संभव है। आपको मुक्त रूप से गिरना है यानी कोई विरोध नहीं करने वाला है, तो किसमें गिरिएगा, वातावरण में, वायु में, समुद्र में या निर्वात में। इसका आंसर कीजिए कि मुक्त रूप से गिरना केवल किसमें संभव है, इसका आंसर कीजिए क्या होगा। चलिए देखिए, मुक्त रूप से गिरना केवल किसमें संभव है, मुक्त रूप से कब गिरिएगा, जब विरोध नहीं होगा। तो समुद्र में तो मुक्त रूप से नहीं गिर पाइएगा, वातावरण में भी नहीं, क्योंकि वातावरण भी कुछ न कुछ डिस्टर्बेंस करेगा, वायु तो आपको घर्षण करेगा ही, रोकेगा। आपको मुक्त रूप से नो टेंशंस के रूप में गिरना है तो आपको किस में गिरना होगा, निर्वात में गिरना होगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निर्वात हो जाएगा। अगला देखिए, आपसे पूछा है कि अनुदैर्घ्य तरंग में कण का संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। आपको बताना है कि जो अनुदैर्घ्य तरंग हैं इसमें जो कण के संचरण की दिशा कंपन करती है, कैसे, लंबवत, प्लानर, अर्धवृत्ताकार, समानांतर। यानी कि आपको बताना है कि लंबवत कंपन करती है या ऐसे कंपन करती है, अर्धवृत्ताकार करती है या समानांतर करती है। आंसर दीजिए, इसको पढ़े हैं हम लोग, इसको पढ़े हैं ना, इसको आंसर कीजिए। इसका आंसर क्या होगा, अनुदैर्घ्य तरंग की बात कहा जा रहा है कि अनुदैर्घ्य तरंग के कण के संचरण की दिशा में कंपन करती है। कैसा कंपन करती है, लंबवत करती है, समानांतर करती है, अर्धवृत्ताकार करती है, प्लानर करती है। पांचवा का आंसर कीजिए, पांचवा का आंसर कीजिए, जल्दी कीजिए। चलिए देखते हैं। अनुदैर्घ्य तरंग की अगर बात कर रहा है, आपको पता है, आपको क्या पता है, थोड़ा सा इसका डिस्कशंस देख लेते, तो उसके बाद इसके आंसर्स की ओर आते हैं। इसका आंसर्स क्या होगा, देखिए, अगर तरंग की बात कहा जाए, तरंग की बात कहा जाए तो तरंग क्या है, जब तरंग क्या है तो कहा जाता है कि विक्षोभ या लहर, मतलब किसी माध्यम में विक्षोभ या लहर के उत्पन्न करने को ही तरंग कहते हैं। विक्षोभ या लहर उत्पन्न होना ही तरंग कहलाता है और तरंग का आगे बढ़ना तरंग गति कहलाता है। ठीक है, हमको तरंग बताना है। अच्छा, तरंग को हमको पता है कि तरंग को दो भागों में बांटा गया है, तरंग को दो भागों में बांटा गया है। पहला है कि कण के दोलन के आधार पर, मतलब कि कण कैसे दोल रहा है, कण के दोलन के आधार पे, और दूसरा है माध्यम में संचरण के आधार पे। जो माध्यम है, माध्यम में कैसे संचरण हो रहा है, संचरण के आधार पे, कण के दोलन के आधार पे, माध्यम के संचरण के आधार पे। कण के दोलन के आधार पे तरंग को दो भागों में बांटा गया है। पहला है अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, और दूसरा है अनुदैर्घ्य तरंग। क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग, दैर्घ्य तरंग। जबकि माध्यम के संचरण के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। एक होता है यांत्रिक तरंग और दूसरा होता है अयांत्रिक तरंग। अयांत्रिक तरंग, अयांत्रिक तरंग को ही विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं। मतलब कि कण कैसे उसका दोलन कर रहा है, कैसे कंपन कर रहा है, उस आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। जबकि माध्यम कैसे संचरित हो रहा है, कैसे गमन कर रही है, उसके आधार पर इसे यांत्रिक और अयांत्रिक तरंग को ही विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं।
अनुप्रस्थ तरंग की अगर बात कहा जाए तो इसका कण का दोलन जो होता है, या इसका कण जो कैसे डोलता है, तो इसका कण जो होता है वह कैसे डोलता है, तो अनुप्रस्थ तरंग की अगर बात कहा जाए तो इसका कण कैसे डोलता है, अनुदैर्ध्य तरंग की कैसे डोलता है। अनुप्रस्थ तरंग की अगर बात कहा जाए तो इसका कण जो होता है लंबवत, कैसा, लंबवत, लंबवत जो है, लंबवत क्या करता है, डोलता है। जबकि अनुदैर्ध्य तरंग का जो कण है वे समानांतर रूप से गमन करता है। अनुप्रस्थ तरंग में जो है, अनुप्रस्थ तरंग में श्रृंग और गर्त के रूप में क्या होता है, गमन करता है। अनुप्रस्थ तरंग में श्रृंग और गर्त के रूप में ऊपर वाला भाग श्रृंग, गहरा वाला भाग गर्त होता है। जबकि अनुदैर्ध्य तरंग में, इसमें अनुप्रस्थ में श्रृंग और गर्त में, अनुदैर्ध्य तरंग में विरलन और संपीड़न में चलता है, विरलन और संपीड़न में चलता है। अच्छा, जब श्रृंग और गर्त में चलता है तो कहा जाता है कि यह श्रृंग के महत्तम विस्थापन को आयाम कहते हैं। दो श्रृंग के बीच या दो गर्तों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, तरंगदैर्ध्य कहते हैं। आयाम क्या है, महत्तम विस्थापन को आयाम कहते हैं। यांत्रिक तरंग क्या था, तो वैसा यानी कि ध्वनि के संचरण के लिए, यांत्रिक तरंग के संचरित करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन अयांत्रिक तरंग या विद्युत चुम्बकीय तरंग के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। विद्युत चुम्बकीय तरंग में गाय, पादरी, आलूडी जो है ये भी क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो कभी आएगा क्वेश्चन तो अगले में देख लेंगे। इसको देखते आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, तो इसका क्या है, आपसे पूछा तो अनुप्रस्थ कैसा होगा, तो अनुप्रस्थ का कण कैसा होगा, लंबवत होगा। जबकि अनुदैर्ध्य तरंग का कण कैसा होगा, तो समानांतर होगा। मतलब कि अनुदैर्ध्य तरंग कैसे कंपन करेगा, यानी कि उसका दोलन कैसे होगा, तो वह समानांतर होता है। जबकि अनुदैर्ध्य तरंग होगा, तो आपसे पूछा है कि अनुदैर्ध्य तरंग में कण की संचरण की दिशा में कंपन करता है, मतलब कैसे डोलता है, तो अनुदैर्ध्य तरंग होगा। तो अनुदैर्ध्य तरंग के लिए क्या होगा, अनुदैर्ध्य तरंग के लिए समानांतर होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, समानांतर होगा। वहीं लंबवत किसके लिए हो जाएगा, तो यह अनुप्रस्थ के लिए हो जाएगा। किसके लिए हो जाएगा, अनुप्रस्थ के लिए। जबकि समानांतर जो होगा वह किसके लिए होगा, तो अनुदैर्ध्य के लिए होगा। यह था 5वां क्वेश्चन। अब आते हैं 6ठा क्वेश्चन की ओर। जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है उसको क्या कहते हैं। आपको बताना है कि जिस बिंदु पर, यह प्रकाश का क्वेश्चन है, लाइट का क्वेश्चन है। पूछा है कि जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती हैं उसको क्या कहते हैं। एपर्चर, मुख्य धुरी, फोकस और पोल। बताइए इनमें से क्या कहते हैं, आंसर कीजिए। कि जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती हैं उसको क्या कहते हैं, एपर्चर, मुख्य धुरी, पोल या फोकस। आंसर कीजिए इसका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फोकस होगा। कि जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती हैं उसको हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। पोल क्या है, अगर एक दर्पण को बनाया जाए, एक दर्पण बनाते हैं, मानते हैं यह क्या है, एक उत्तल दर्पण है, तो यह जो होता है यह पोल होता है। यहाँ पर वक्रता केंद्र होता है, यहाँ पे फोकस होता है, और यहाँ पे क्या होता है, अनंत का क्षेत्र होता है। तो आपका पोल यहाँ, फोकस यहाँ, और यह जो दिखाई दे रहा है रेखा, यह क्या कहलाता है, मुख्य अक्ष या मुख्य धुरी या प्रधान अक्ष या प्रिंसिपल अक्ष कह सकते हैं। प्रिंसिपल इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल कुछ करके बोलते हैं, वे हो जाएगा। तो आपसे पूछा कि जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती हैं उसको क्या कहते हैं, तो फोकस कहते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्या है। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक बल्ब में भरने हेतु निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक जो बल्ब होता है उसमें भरने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। आंसर कीजिए 7 नंबर क्वेश्चन का, कि इलेक्ट्रिक जो बल्ब होता है उसमें किस गैस का प्रयोग किया जाता है। H2 और N2 का, मतलब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, आर्गन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, या आर्गन और नाइट्रोजन। आपको बताना है कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है
उसमें किस गैस का प्रयोग किया जाता है? आंसर कीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए कि क्या इसका राइट आंसर होने वाला है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? आर्गन और नियोन, आर्गन और नाइट्रोजन, सॉरी आर्गन और नाइट्रोजन क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, इसलिए 7 का डी होगा। अगर विद्युत बल्ब की अगर बात कहा जाए, विद्युत बल्ब की अगर बात कहा जाए या इलेक्ट्रिक बल्ब, विद्युत बल्ब या इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है इसको ताप दीप्त लैंप या इनकैंडिसेट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ताप दीप लैंप या इनकैंडिसेट भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब को या विद्युत बल्ब को ताप दीप लैंप भी कहते हैं या इसी को इनकैंडिसेट भी कहते हैं। अगर क्योंकि जो बल्ब होता है, बल्ब में टंगस्टन होता है, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का गलनांक पूछता है कि कितना होता है और क्या होता है। तो अगर बल्ब के टंगस्टन बल्ब का जो फिलामेंट होता है, आपसे पूछे कि जो बल्ब है, बल्ब का फिलामेंट जो है, फिलामेंट जो है किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का गलनांक भी ऊंच होता है, गलनांक भी क्या होता है? ऊंच होता है, और प्रतिरोध भी ऊंच होता है। गलनांक भी ऊंच होता है और प्रतिरोध भी क्या होता है? ऊंच होता है। गलनांक कितना होता है? तो गलनांक होता है 3380 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इसका क्या होता है? गलनांक होता है। तो बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का गलनांक ऊंच और प्रतिरोध भी ऊंच होता है, गलनांक 3380 होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आर्गन और नाइट्रोजन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां नंबर। आपसे पूछा है कि किसी दिए गए विद्युत परिपथ में, कोई दिया गया विद्युत परिपथ है, उसमें धारा को बनाए रखने के लिए सेल को इसमें संग्रहित, मतलब कि जो सेल होता है इसमें संग्रहित ऊर्जा खर्च करनी होती है। यानी कि जो सेल में ऊर्जा जो संग्रहित होता है किसमें खर्च करना होता है, आपको बताना है। कि जो विद्युत परिपथ है उसमें धारा बनाए रखे, यानी धारा निरंतर चलता रहे, इसके लिए जो सेल होता है, सेल में जो उपस्थित जो ऊर्जा होती है इसको किसमें खर्च करता है, यानी किस रूप में खर्च करता है। आंसर कीजिए 8 नंबर क्वेश्चन का कि इसका आंसर क्या होगा? विद्युतीय होगा, गतिज होगा, रासायनिक होगा या स्थितिज होगा। आपको बताना है कि किस रूप में यह करता है। बनाइए। बनाइए। तो देखिए, अगर विद्युत सेल की अगर बात कहा जाए तो पहले पता करें कि सेल क्या है। सेल कहा जाता है कि सेल एक अस्थैतिक युक्ति है। सेल क्या है? एक अस्थैतिक युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। यानी कि सेल क्या है, तो अगर आपसे पूछे कि सेल क्या है, तो सेल एक अस्थैतिक युक्ति होती है। क्या होती है? अस्थैतिक युक्ति होती है, मतलब कि अस्थायी रूप से क्या होती है? युक्ति है, एक यंत्र है। अस्थैतिक युक्ति होती है जो निरंतर धारा बनाए रखती है, जो कि रासायनिक ऊर्जा को कहता है कि विद्युत परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए सेल को इसमें संग्रहित रासायनिक ऊर्जा खर्च करनी होती है। मतलब कि आपको यहाँ पे क्या रखना है? रासायनिक ऊर्जा जो है, रासायनिक जो ऊर्जा है उसको खर्च करनी होती है। किस में? रासायनिक ऊर्जा को खर्च करनी होती है विद्युतीय ऊर्जा में। तो सेल क्या करता है कि जो अपने अंदर जो रासायनिक ऊर्जा होती है उसको संग्रहित रखता है
ताकि समय आने पर विद्युतीय शक्ति क्या हो, विद्युतीय रूप से इसको खर्च कर सके। अच्छा, सेल से क्वेश्चंस बना है तो सेल से थोड़ा क्वेश्चंस देख लेते हैं कि सेल से और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। सेल से अगर क्वेश्चंस की अगर बात कहा जाए, सेल से अगर क्वेश्चंस की बात कहा जाए तो सेल एक स्थैतिक युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को अपनी विद्युत ऊर्जा में क्या करती है, कन्वर्ट करती है। सेल की साइन की बात कहा जाए तो सेल, अगर सेल की बात कहा जाए तो सेल दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? सेल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राथमिक सेल और दूसरा होता है द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल, ठीक, प्राथमिक सेल और दूसरा होता है द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल, प्राथमिक सेल और दूसरा हुआ द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल में क्या है कि इस सेल को आप एक बार यूज कर सकते हैं, यूज करने के बाद पुनः इसे यूज नहीं कर सकते। मतलब जब तक इसमें रासायनिक ऊर्जा संग्रहित है तब तक आप इसको यूज कीजिए और यूज करने के बाद इसे पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है। जबकि द्वितीय सेल जो है इसको यूज करने के बाद भी आप चार्जिंग करके पुनः इसे यूज कर सकते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है इसके एग्जाम्पल से कि बताइए कि निम्न में से कौन कौन से प्राथमिक सेल के उदाहरण हैं। तो प्राथमिक सेल के उदाहरण की बात कहा जाए तो पहला है वोलेटाइल सेल, वोलेटाइल सेल। वोलेटाइल सेल के बाद होता है डेनियल सेल, वोलेटाइल सेल। फिर होता है डेनियल सेल, वोलेटाइल सेल, डेनियल सेल। लुकलांसे सेल, क्या होता है? लुकलांसे सेल, लांसे सेल। फिर होता है शुष्क सेल, वोलेटाइल सेल, डेनियल सेल, लुकलांसे सेल, शुष्क सेल, मरकरी सेल और सिल्वर ऑक्साइड सेल। एक होता है मरकरी सेल और दूसरा होता है सिल्वर ऑक्साइड सेल, अच्छा, वोलेटाइल सेल, डेनियल सेल, लुकलांसे सेल, शुष्क सेल, मरकरी सेल और सिल्वर सेल। और क्या पूछता है कि इसमें इसका विद्युत वाहक बल कितना होता है, यानी इन सब का विद्युत वाहक बल भी पूछता है कि बताइए कि वोलेटाइल सेल का विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ क्या है, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, विद्युत वाहक बल कितना होता है। तो वोलेटाइल सेल और डेनियल सेल की अगर बात कहा जाए तो इसका जो होता है वो होता है 1.08, इसका भी होता है 1.08 विद्युत वाहक बल। जबकि लुकलांसे सेल और शुष्क सेल की इसका होता है 1.5 होता है, इसका होता है 1.08, इसका भी। वोलेटाइल सेल, डेनियल सेल का 1.08, इसका होता है 1.5 लुकलांसे और शुष्क सेल की। मरकरी सेल की नहीं दिया हुआ है और इसका भी नहीं पता चलता। अधिकतर क्वेश्चन यहीं से पूछता है कि बताइए कि वोलेटाइल सेल का ईएमएफ 1.8, डेनियल सेल के 1.8 और इसका भी क्या होता है 1. लुकलांसे 1.5 इसका होता है। अच्छा, और क्वेश्चंस क्या बनता है इससे कि बताइए कि जो वोलेटाइल सेल है इसमें विद्युत अपघट्य के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो वोलेटाइल सेल में अगर पूछे कि किसका, तो इसमें होता है H2SO4 का विद्युत अपघट्य के रूप में, इसमें होता है CuSO4 का। जबकि लुकलांसे सेल में होता है क्या, तो लुकलांसे सेल में होता है NH4Cl का। क्या होता है? NH4Cl का। जबकि शुष्क सेल में NH4Cl भी होता है, NH4Cl, ZnCl2 और POP मतलब POP मतलब कहा जाए तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये सारे के सारे क्या होते हैं? शुष्क सेल में होते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि बताइए कि क्या क्या होते हैं
तो आपसे कोई पूछे कि बताइए प्राथमिक सेल के उदाहरण है वोलेटाइल सेल, डेनियल सेल, लोकलांसे सेल, शुष्क सेल, तो शुष्क सेल। मरकरी सेल में अगर पूछे कि मरकरी सेल में किसका प्रयोग किया जाता है विद्युत अपघट्य के रूप में, विद्युत अपघट्य के रूप में अगर पूछे मरकरी सेल में, तो इसमें होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब KOH प्लस ZNO, KOH और ZNO का मरकरी सेल में। सिल्वर ऑक्साइड में कहेगा तो Ag का जी, तो Ag2O, ये सारे के सारे क्या हैं, प्राथमिक सेल के विद्युत अपघट्य हैं। वोलेटाइल सेल में विद्युत अपघट्य H2SO4, डेनियल सेल में कॉपर सल्फेट, लोकलांसे में NH4Cl, शुष्क सेल में NH4Cl, ZnCl, POP होता है, मतलब शुष्क सेल में EV होता है, EV होता है और POP कहने का मतलब कि प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। मरकरी सेल में KOH, ZNO और सिल्वर में Ag2O होता है। अच्छा, और क्या क्वेश्चन इससे बनता है, द्वितीय सेल बाद में थोड़ा सा देखेंगे, इससे और क्वेश्चंस बनता है कि इसका एनोड और कैथोड क्या होता है, मतलब वोलेटाइल सेल के एनोड के रूप में किसका प्रयोग करते हैं। वोलेटाइल सेल और डेनियल सेल में अगर एनोड की अगर बात कहा जाए, एनोड कहें तो प्लस ना, एनोड कहें तो प्लस, प्लस के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो देखिए प्लस के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो वोलेटाइल सेल और डेनियल सेल में एनोड के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो एनोड के रूप में कॉपर का प्रयोग किया जाता है। वोलेटाइल और डेनियल में कॉपर। लोकलांसे सेल और शुष्क सेल की अगर बात कहा जाए तो इसमें कार्बन का प्रयोग किया जाता है। लोकलांसे और शुष्क सेल में कार्बन का उपयोग किया जाता है, तो कार्बन, जबकि मरकरी सेल में स्टील होता है और सिल्वर में क्या होता है, सिल्वर जो ऑक्साइड होता है इसमें सिल्वर होता है। कैथोड की अगर बात कहा जाए माइनस के, तो सब में क्या होता है, जस्ता होता है, सब में क्या होता है, जस्ता होता है, सब के सब में क्या होता है, जस्ता होता है। एनोड में वोलेटाइल, डेनियल में कॉपर, लोकलांसे शुष्क में कार्बन, ठीक है, और मरकरी सेल में स्टील, सिल्वर में स्टील, और सिल्वर में सिल्वर होता है। ये सारे के सारे क्या हैं, प्राथमिक सेल के उदाहरण हैं। द्वितीय सेल के उदाहरण थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि समय भी ज़्यादा नहीं बचा है। द्वितीय सेल देखिए, द्वितीय सेल का सिर्फ एग्जाम्पल देख लीजिए क्या है। द्वितीय सेल का एग्जाम्पल में है लेड एसिड सेल और एडिशन सेल। लेड एसिड सेल जिसको ही सीसा संचायक बैटरी भी कहा जाता है, उसमें विद्युत अपघट्य के रूप में, उसमें जो विद्युत अपघट्य के रूप में H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। एडिशन सेल में KOH का, और एक निकल कैडमियम सेल भी होता है, उसमें भी KOH और लिथियम का प्रयोग किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चंस क्या था, तो क्वेश्चन हम लोगों से पूछा था कि दिए गए विद्युत परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए सेल इसमें संग्रहित होता है, तो रासायनिक ऊर्जा खर्च करनी होती है, मतलब कि इसमें संग्रहित जो रासायनिक ऊर्जा है उसको विद्युतीय ऊर्जा के रूप में खर्च करनी होती है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर। 9 नंबर है कि 144 ग्राम, क्या, जो 144 ग्राम मैग्नीशियम है, मतलब एक मैग्नीशियम का 144 ग्राम में परमाणु मौजूद होते हैं कितने, आपको बताना है। बनाइए इसको और आंसर कीजिए कि मैग्नीशियम का 144 ग्राम में कितने अणु मौजूद होते हैं, कितने अणु मौजूद होते हैं, बताइए। मैग्नीशियम के 144 ग्राम में परमाणु मौजूद होते हैं कितने, चलिए आंसर कीजिए, जल्दी कीजिए। चलिए देखते हैं। देखिए अगर डॉट डॉट मतलब कि कितना ग्राम होता, देखिए अगर कहा जाए तो अगर कोई पूछे कि बताइए 1 ग्राम में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, पहले तो एक जो ग्राम होता है, 1 ग्राम में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, 1 ग्राम में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, अगर निकाल लेंगे तो 144 ग्राम में निकाल लेंगे। 1 ग्राम में परमाणुओं की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, कुछ नहीं कीजिए, तत्वों का भार, यानी जो तत्व दिया है, तत्व कितना है, तत्वों का भार बटे में अणु का द्रव्यमान, मतलब कि जो अणु दिया हुआ है उसका द्रव्यमान निकाल लीजिए।
मतलब तत्वों का भार कितना है 144 है। और मैग्नीशियम का अणुभार कितना होता है तो 24 होता है। मैग्नीशियम का हुआ 24, 24 से 144 कितने बार में जाएगा 6 बार में, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा तो 6 होगा। आपको परमाणु संख्या पूछे ना कि 1 ग्राम में परमाणु मौजूद कितने होंगे, तो कुछ नहीं कीजिए, जितना दिया है उसका तत्वों का जो भार दिया है उसको लिख लेंगे और उसके बाद अणु भार कितना होता है अणु भार से डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा अणुओं की संख्या। इसलिए 9 का आंसर क्या होगा 6 होगा। तो 144 ग्राम वाला का आंसर 6 होगा, यानी कि 9 का बी होगा। 10th नंबर देखते हैं। 10th क्या है, पूछा है कि किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 होता है। आपको बताना है कि 285 निम्न में से किस तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। आंसर कीजिए, आंसर कीजिए, झट जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 होता है, 285 होता है। चलिए देखिए 285 किसका होता है, तो 285 कहा जाए तो 8 2 10 5 15, यानी कि आपको बताना है कि निम्न में से किसका परमाणु क्रमांक 15 होता है। अच्छा देखिए, फास्फोरस, सल्फर और मैग्नीशियम और क्लोरीन। क्लोरीन की अगर परमाणु संख्या हो जाएगा 17, मैग्नीशियम का होता है 12, सल्फर होता है 16 और फास्फोरस होता है 15। और यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका है, फास्फोरस का है, क्योंकि 2 8 और 5 जोड़ने के बाद टोटली के टोटली कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो 15 होते हैं, और 15 किसका है फास्फोरस का, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फास्फोरस हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर, 11 नंबर आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन। 11 नंबर क्या है कि जो आपका आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होते हैं। यानी आपको बताना है कि वह कौन सा वर्ग है जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन परिपूर्ण होते हैं यानी भरे होते हैं और रासायनिक रूप से वह अक्रिय होता है, वह कौन सा होता है। चलिए इसका आंसर कीजिए 11 नंबर का, 11 नंबर का आंसर कीजिए जल्दी, सब सारे के सारे ग्रुप डी का क्वेश्चन है। चलिए देखिए, रासायनिक रूप से अक्रिय गैस, आपको पता है ना कि वर्ग आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 होती है। वर्ग 18 और 0 मतलब 0 या 18 समूह को अक्रिय समूह कहा जाता है, या जो अक्रिय समूह कहते हैं तो 18 वाले समूह को क्या कहेंगे अक्रिय समूह कहते हैं, या शून्य समूह के नाम से जानते हैं। तो अक्रिय समूह क्या होगा 18 होगा। अच्छा 15 को भी कुछ नाम से बुलाया जाता है, 16 को भी, 17 को भी। 17 को आपको पता होगा कि जो 17 वर्ग है, जो 17 वर्ग है इसको 7a से भी सूचित किया जाता है, और इसको किस नाम से जानते हैं तो इसको कहते हैं हाइलोजन। क्या कहते हैं हाइलोजन वर्ग। हाइलोजन वर्ग के समूह भी कहा जाता है। अगर इसमें कहा जाए कौन कौन से तत्व आते हैं तो कहेंगे कि फिर कल बाहर, मतलब कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और एटेस्टीन, ये सारे के सारे क्या हैं हाइड्रोजन समूह के तत्व हैं और हाइड्रोजन समूह के रूप में दिखाई देता है। एक सेकंड आपको दिखाते हैं कि कैसा होता है, उसको देखिए, उसको रुकिए एक सेकंड दिखाते हैं आपको प्रोडिक्ट टेबल। चलिए देखिए, देखिए यह क्या है, यही है 15, 16 और 17 और 18, क्योंकि आपसे यही क्वेश्चन पूछा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन के रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व हैं। तो 15, 16, 17 और 18 देखिए यह क्या है, अगर इसकी बात कहा जाए तो यह है 15 वर्ग, क्या है 15 वर्ग, और इसको 16, 17 और 18, जो 18 वाला समूह होता है, 18 वर्ग जो होता है
इसको और बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे सके अच्छा सा दिखाई दे रहा होगा मे बी। देखिए जो वर्ग 15 है इसको क्या कहते हैं, वर्ग 15 जो है इसको क्या कहते हैं, वर्ग 16, वर्ग 17 और वर्ग 18। इन सारे कुछ ना कुछ नाम है। अगर वर्ग 15 की अगर बात कहा जाए, वर्ग 15 और 5a की, तो इसको कहते हैं निकोजेंस समूह। क्या कहते हैं, निकोजेंस समूह, जेनस समूह। यानी कि 15 जो वर्ग है उसको निकोजेंस समूह कहते हैं, 16 को कहते हैं चल्कोजेंस, 16 वर्ग को कहते हैं, जो 16 है उसको क्या कहते हैं, एक सेकेंड, वर्ग 15 को कहते हैं निकोजेंस समूह, 16 को कहते हैं चल्कोजेंस, क्या कहते हैं, चैल्कोजेंस। 17 को कहते हैं हाइलोजन समूह, और 18 जो है इसको अक्रिय या निष्क्रिय गैस का समूह कहते हैं, या नोबल गैस समूह भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, तो अक्रिय कहते हैं या नोबेल कहते हैं, अक्रिय या निष्क्रिय, इन सारे नामों से क्या होता है, वर्ग 18 के जाना जाता है। वर्ग 18 में क्या है, तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये सारे के सारे क्या हैं, 18 वर्ग के समूह हैं जो कि अक्रिय नोबेल हैं। 17 में कहा जाए तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटेस्टीन, ये सारे के सारे क्या हैं, हाइलोजन वर्ग के हैं। इसको याद कैसे रखते हैं, तो फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटेस्टीन। अच्छा, चैल्कोजेंस को याद करते हैं, ओ स्टाइल से टीपो, मतलब कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरिलियम और पोलेनियम, ये सारे के सारे क्या हैं, चैल्कोजेंस हैं। और निक्लोजेंस की अगर बात कहा जाए तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, ये सारे के सारे क्या हैं, निक्लोजेंस होते हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस थे। तो आपसे पूछा था कि बताइए कि वह कौन सा, मतलब कि वह आधुनिक आवर्त सारणी में जो पूर्ण रूप से है या रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व कौन सा है, तो वह कहेंगे कि वर्ग 18 जो है क्या है, अक्रिय है। यह क्या है, निकोजेंस, चल्कोजेंस, हाइलोजन, और यह क्या है, अक्रिय है। तो इसको कहेंगे कि निकोजेंस, यह हुआ चल्कोजेंस, चैल्कोजेन, और यह हुआ हाइलोजन, और यह क्या, अक्रिय गैस हुआ। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, 12 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी तत्व के नाभिक में 12 प्रोटॉन है तो यह समूह किससे संबंधित है, मतलब कि अगर 12 प्रोटॉन होगा तो यह इसको किस समूह में रखा जाएगा। आपको बताना है कि 12 होगा तो किस में रखा जाएगा, वर्ग 2 में रखा जाएगा, वर्ग 4 में, वर्ग 6 में, या वर्ग 8 में रखा जाएगा। चलिए इसका आंसर कीजिए 12 नंबर का कि इसको किस में रखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए फिर पीरियोडिक टेबल को लेते हैं और फिर से इसको क्या करते हैं, बनाते हैं। कि देखिए आपको कहा कि प्रोटॉन क्या है, 12 है। प्रोटॉन 12 है तो आपको पता होना चाहिए कि जितना प्रोटॉन होता है, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये सारे के सारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। प्रोटॉन की संख्या हमारे परमाणु क्रमांक को दर्शाता है किसी भी तत्व का। जब 12 है तो देखेंगे कि किसका 12 होता है। अगर किसका 12 होता है तो आपको पता है कि मैग्नीशियम का होता है 12, और मैग्नीशियम आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, तो वर्ग 2 में दिखाई दे रहा है। और आपसे यही तो पूछा है कि बताइए कि जब 12 है, जो 12 प्रोटॉन वाले हैं, इनको किस समूह में रखा गया है, तो 12 को किस समूह में रखा गया। पूछा कि यदि किसी तत्व के नाभिक में 12 प्रोटॉन हैं तो यह समूह के किससे संबंधित है, किस समूह में रखे गए हैं, तो किस समूह में रखे गए हैं, तो वर्ग 2 के समूह में रखे गए हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्ग 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्ग 2 के समूह में रखे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर।
आपसे पूछ रहा है कि तत्वों में सबसे बड़ा परमाणु है, आपको बताना है कि तत्वों में सबसे बड़ा परमाणु कौन सा है। आपको बताना है कि तत्वों में सबसे बड़ा परमाणु कौन सा है, बताइए। आपको बड़ा छांटना है कि बड़ा कौन सा है। क्या हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लिथियम या फ्लोरीन, इनमें से क्वेश्चंस को दीजिए, इसमें से आंसर बताइए क्या होगा। इसमें से आंसर को बताइए कि क्या होगा, कि तत्वों में सबसे बड़ा परमाणु कौन सा होगा। हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, फ्लोरीन होगा या लिथियम होगा। 13 नंबर क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए समझते हैं। इसके लिए भी फिर से पीरियोडिक टेबल लेते हैं। पीरियोडिक टेबल को लीजिए फिर से, और फिर से क्या करते हैं, इसको समझते हैं। अगर परमाणु की आकार की अगर बात कहा जाए, कि अगर आपसे कोई पूछे कि तत्वों में सबसे बड़ा परमाणु किसका है, तो देखिए तत्वों का परमाणु कैसे बढ़ता है। अगर हम पीरियोडिक टेबल में, क्या पीरियोडिक टेबल में अगर हम बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं, क्या करते हैं, बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं, तो जो परमाणु का आकार होता है पीरियोडिक टेबल में, परमाणु का आकार जो होता है और त्रिज्या मतलब कि पीरियोडिक टेबल में कहाँ से, तो बाएं से जब दाएं की तरफ जाते हैं तो परमाणु आकार और त्रिज्या क्या होता है, घटता है। मतलब कि इधर से इधर जाएंगे, यानी बाएं से दाएं जाएंगे तो घटता जाता है। वही अगर हम पीरियोडिक टेबल में ऊपर से अगर नीचे की ओर आएँ, क्या हो, ऊपर से अगर नीचे की ओर आएँ तो जो परमाणु आकार और त्रिज्या है वह क्या है, बढ़ता है। क्या होता है, तो बढ़ता है। मतलब कि आप पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं तो आपका परमाणु आकार, ठीक है, यानी कि परमाणु आकार और परमाणु त्रिज्या घटता है, जबकि ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार और त्रिज्या बढ़ता है। तो चलिए देखते हैं क्या हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लिथियम और फ्लोरीन होता है। देखते हैं पीरियोडिक टेबल में कहाँ है। देखिए एक है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को घेर लीजिए। लिथियम घेर लीजिए। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को घेर लीजिए। ऑक्सीजन कहाँ दिखाई दे रहा है, एक सेकेंड, ऑक्सीजन कहाँ दिखाई दे रहा है, तो ऑक्सीजन होगा इधर। तो ऑक्सीजन को घेर लेते हैं, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं ताकि दिखाई अच्छे से दे सके। देखिए ऑक्सीजन को घेर लीजिए, और क्या है, फ्लोरीन के घेर लीजिए, यही ना है। देखिए फिर से इसको कर लेते हैं। अब आपको एक साथ दिखाई दे रहा होगा कौन कौन से, फिर से हाइड्रोजन, लिथियम, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, यही आपका ऑप्शन है। और इसी में से आपको बताना है कि निम्न में से सबसे बड़ा कौन सा है। अभी हमने बताया कि जब पीरियोडिक टेबल में आप बाएं से दाएं की तरफ चलते हैं, यानी बाएं से दाएं तरफ जाने पर परमाणु आकार घटता है, परमाणु का आकार और त्रिज्या घटता है। मतलब कि इधर से जाने पर त्रिज्या और आकार जो है क्या होता है, घटता है। और ऊपर से अगर इधर से इधर आने पर क्या होता है, बढ़ता है। अगर देखिए एक हाइड्रोजन है और क्या है, हाइड्रोजन ऊपर है और ऊपर से नीचे है लिथियम, और इस लाइन में अगर बात कहा जाए तो इसी लाइन में ऑक्सीजन और फ्लोरीन भी है। अगर हम हाइड्रोजन की बात कहा जाए तो नीचे की ओर बढ़ रहा है, मतलब हाइड्रोजन से बड़ा है लिथियम, क्योंकि बढ़ता है। मतलब हाइड्रोजन छोटा है और सबसे बड़ा फ्रांसियम है, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। मतलब सबसे छोटा हाइड्रोजन, उसके बाद बड़ा होगा लिथियम, तब बड़ा होगा सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, मतलब ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो हाइड्रोजन से बड़ा तो है लिथियम, एकदम सही है। तो पहला ऑप्शन में हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब रहा बात कि लिथियम होगा, ऑक्सीजन होगा कि फ्लोरीन होगा। आपको पता है कि जब बाएं से दाएं तरफ जाते हैं तो इधर क्या होता है, घटता जाता है। मतलब कि यह सबसे बड़ा होगा
और यह क्या होगा, सबसे छोटा होगा। इसलिए कहेंगे कि लिथियम ऑक्सीजन और फ्लोरीन में सबसे बड़ा क्या होगा, तो लिथियम होगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा लिथियम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लिथियम। तत्वों में सबसे बड़ा परमाणु निम्न में से कौन है, तो निम्न में से सबसे बड़ा परमाणु जो है वह है लिथियम, क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार और त्रिज्या क्या होता है, तो घटता है, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। निम्न में से कौन सा प्रति अम्ल संघटक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। जब प्रति अम्ल होता है उसके संघटक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, उसके लिए देखिए किसका प्रयोग किया जाता है। आंसर कीजिए इसका, कि जब प्रति अम्ल होता है उसके संघटक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, प्रति अम्ल के रूप में किस संघटक का प्रयोग करते हैं। साधारण नमक का, कैल्शियम सल्फेट का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, या सोडियम कार्बोनेट का। तो हम प्रति अम्ल और संघटक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो हम प्रति अम्ल के रूप में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसी को लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, आपको पता है कि NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि खाने वाला सोडा है, उसी को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी को सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है, या खाने वाला सोडा के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इसी का प्रयोग प्रति अम्ल संघटक के रूप में, इसका प्रयोग दवा के रूप में भी किया जाता है, और अलग अलग जगहों पे अलग अलग रूप में कार्य इसका किया जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर कि अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चंस की ओर बढ़िए। कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट को किस रूप में जाना जाता है, मतलब कि जो कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को किस रूप में भी जाना जाता है, मतलब कि इस रूप में भी जाना जाता है। जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है उसको किस रूप में जाना जाता है, बेकिंग पाउडर के रूप में, बेकिंग सोडा के रूप में, वॉशिंग सोडा के रूप में, और कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में यानी POP के रूप में किया जाता है। किस रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को किस रूप में जाना जाता है आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट को हेमीहाइड्रेट के रूप में भी जाना जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर बात कहा जाए तो प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से जो है अर्धजलीय, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है यह रासायनिक रूप से अर्धजलीय कैल्शियम सल्फेट होता है। क्या होता है, तो अर्धजलीय कैल्शियम सल्फेट होता है। क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है। ठीक है, यह अर्धजलीय कैल्शियम सल्फेट होता है। अच्छा, यह कैल्शियम सल्फेट होता है, तो इसका निर्माण की अगर बात कहा जाए तो यह जिप्सम, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम को, मतलब कि जिप्सम की कहा जाए तो मतलब CaSO4 2H2O ना, इसी को तो जिप्सम कहते हैं, 2H2O, यह क्या होता है, जिप्सम होता है। जब जिप्सम को 120 डिग्री तक गर्म किया जाता है तब हमें कैल्शियम सल्फेट, क्या, जब CaSO4 2H2O को जब 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तब हमें कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्राप्त होता है, या इसी को हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को ही हम क्या कहते हैं, POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से भी जानते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, D होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला बायोलॉजी के क्वेश्चन में देखिए, आपसे पूछा कि डैश 16 नंबर, उत्तक में संवहन पुल के नाम से भी जाना जाता है।
किसको संवहन पुल के नाम से भी जानते हैं, बताना है। जाइलम और स्थूलकोण ऊतक को, जाइलम और मृदु ऊतक को, जाइलम और फ्लोएम को, जाइलम और दृढ़ ऊतक को। आंसर कीजिए कि किस ऊतक को संवहन का पुल कहा जाता है, यानी कि ढोने वाला पुल भी कहा जाता है। आपको बताना है कि किसको कहा जाता है। तो चलिए आंसर कीजिए जल्दी। जाइलम, फ्लोएम, जाइलम स्थूल ऊतक, जाइलम मृदु ऊतक या जाइलम दृढ़ ऊतक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 16 नंबर का राइट आंसर होगा जाइलम और फ्लोएम। अच्छा, थोड़ा सा इसमें भी देख लेते हैं झटका सा कि क्या इससे क्या क्या क्वेश्चन, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम पादप ऊतक से बहुत सारा क्वेश्चन बना है, इसलिए इसको देख लेते हैं। अच्छा, इसको क्या किया गया है कि कोशिका के विभाजन के आधार पर, कोशिका के जो विभाजन है, विभाजन के आधार पे, कोशिका के विभाजन के आधार पर पादप ऊतक को, क्या पादप ऊतक को 2 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में? 2 भागों में बांट दिया गया। यानी कि कोशिका के विभाजन के आधार पर पादप ऊतक को 2 भागों में बांट दिया गया, जिसमें है पहला है विभाज्य ऊतक। क्या होता है? विभाज्य ऊतक, या इसी को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कहते हैं। और दूसरा होता है अस्थायी ऊतक। पहला विभाज्य ऊतक और दूसरा होता है अस्थायी ऊतक, यानी कि परमानेंट टिश्यू जो होता है। विभाज्य ऊतक की अगर बात कहा जाए तो विभाज्य ऊतक को फिर क्या किया गया है कि स्थिति के आधार पर, विभाज्य ऊतक को स्थिति के आधार पर इसे 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला है शीर्षस्थ ऊतक, फिर होता है पार्श्वस्थ ऊतक, और तीसरा होता है अंतर्वर्षीय ऊतक। क्या होता है? अंतर्वर्षीय ऊतक। विभाज्य ऊतक को 3 भागों में बांट दिया गया। शीर्ष ऊतक को इंग्लिश में एपिकल कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको? एपिकल। इसको बोला जाता है लेटरल, और इसको बोलते हैं इंटरकैलेरी। क्या बोलते हैं? इंटरकैलेरी। कभी कभी इंग्लिश भी क्या करता है, हिंदी में लिखकर दे देता है इंटरकैलेरी। तो कहेंगे कि कोशिका के विभाजन के आधार पर पादप ऊतक को 2 भागों में बांटेंगे। पहला है विभाज्य ऊतक, दूसरा है अस्थायी ऊतक। विभाज्य ऊतक को स्थिति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। शीर्षस्थ ऊतक, पार्श्व ऊतक, अंतर्वर्षीय। शीर्षस्थ ऊतक को एपिकल और पार्श्व ऊतक को लेटरल और अंतर्वर्षीय ऊतक को इंटरकैलेरी कहते हैं। अब आते हैं, देखते हैं अस्थायी ऊतक की। अस्थायी ऊतक की अगर बात कहा जाए तो अस्थायी ऊतक की बात कहा जाए तो अस्थायी ऊतक को 2 भागों में बांट दिया गया। अस्थायी ऊतक को कितने भागों में बांट दिया गया? तो 2 भागों में बांट दिया गया। पहला होता है सरल अस्थायी ऊतक। क्या होता है? सरल अस्थायी ऊतक। और दूसरा होता है जटिल अस्थायी ऊतक। सरल अस्थायी ऊतक, जटिल अस्थायी ऊतक। अब क्या किया गया कि सरल अस्थायी ऊतक को फिर बांट दिया गया। सरल अस्थायी ऊतक को 3 भागों में बांट दिया गया, जिसको कि आप भली भांति इससे परिचित होंगे। कौन कौन से है? तो पेर्नेकाइमा, कोलेनेकाइमा और एस्क्लेनेकाइमा। कौन कौन? पेर्नेकाइमा, कोलेनेकाइमा और एस्क्लेनेकाइमा। ये सारे पेर्नेकाइमा, कोलेनेकाइमा, एस्क्लेनेकाइमा, ये सारे के सारे क्या हैं?
सरल अस्थायी उत्तक। हिंदी में इसको कहा जाता है मृदु उत्तक, स्थूल उत्तक, और तीसरा होता है दृढ़ उत्तक। इसको कहते हैं कौन सा, तो इसको कहते हैं मृदु उत्तक, मृदु उत्तक, मृदु उत्तक। दूसरा होता है स्थूल उत्तक और तीसरा होता है जटिल उत्तक। दृढ़ उत्तक या जटिल उत्तक के नाम से भी जाना जाता है। अरे सॉरी, दृढ़ उत्तक, जटिल उत्तक नहीं कह सकते, इसको दृढ़ उत्तक कहते हैं। जबकि जटिल उत्तक को फिर क्या किया गया है, दो भागों में बांट दिया गया है। जटिल उत्तक को दो भागों में बांट दिया गया है। एक होता है जाइलम, जाइलम, और दूसरा होता है फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, जटिल उत्तक को दो भागों में जाइलम और फ्लोएम। जाइलम में कुछ इसके सहायक होते हैं जिसको कि जान लेते हैं। जाइलम के कुछ सहायक होते हैं जिसको कि हम कहते हैं कौन कौन से, कभी कभी दे देता है कि निम्न में से कौन कौन से जाइलम के हैं। तो एक होता है वाहिनिकाएं। अच्छा, जाइलम को एक और नाम से जाना जाता है, इसको दारू, जाइलम को दारू भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, दारू भी कहते हैं। जबकि फ्लोएम को वास्टा, वास्टा भी कहते हैं। जाइलम को दारू और फ्लोएम को वास्टा। जाइलम में कुछ होते हैं, जाइलम के कुछ सहायक होते हैं जैसे कि वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम फाइबर और जाइलम पेर्निकाइमा। ये सारे के सारे क्या हैं, जाइलम के 4 प्रकार से बने होते हैं। मतलब जाइलम जो है 4 प्रकार से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन होता है, तो एक होता है वाहिनिकाएं, क्या, वाहिनिकाएं। फिर होता है वाहिकाएं, वाहिनिकाएं को ही ट्रैंकिड्स कहते हैं। यह इस नाम से आप लोग परिचित होंगे, सेट बनाए होंगे तो ट्रैंकिड्स। फिर होता है वाहिकाएं, वाहिकाएं जिसे वेसल्स कहते हैं, वेसल्स कहते हैं। और दूसरा है जाइलम फाइबर और जाइलम पेर्निकाइमा। फ्लोएम में भी इसी प्रकार के 4 सहायक होते हैं। एक होता है चालिनी नलिकाएं जिसे स्यूब ट्यूब्स कहते हैं, चालिनी नलिकाएं, चालिनी नलिकाएं, नलिकाएं जिसे इंग्लिश में स्यूब ट्यूब्स कहते हैं। दूसरा होता है सहकोशिकाएं, फ्लोएम वास्टा। ये सारे के सारे क्या हैं, इसके प्रकार होते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए फिर से एक बार रिकॉल कर लीजिए क्या है, कैसे कैसे देख लेते हैं कि कोशिका के विभाजन के आधार पर, कोशिका के विभाजन के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा गया, विभाजोत्तक, अस्थायी उत्तक। विभाजोत्तक को 3 भागों में, शीर्षस्थ उत्तक जिसे एपिकल उत्तक, पार्श्व उत्तक, लेटरल उत्तक, अंतर्वर्षीय इंटरकैलरी। अस्थायी उत्तक को फिर क्या किया गया, अस्थायी उत्तक को 2 भागों में बांटा गया, सरल अस्थायी उत्तक, जटिल अस्थायी उत्तक। सरल अस्थायी उत्तक को 3 भागों में, पेर्निकाइमा, कोलेनिकाइमा, स्क्लेरनिकाइमा। पेर्निकाइमा को मृदु उत्तक, कोलेनिकाइमा को स्थूल उत्तक और स्क्लेरनिकाइमा को दृढ़ उत्तक कहते हैं। अच्छा, जटिल उत्तक को फिर 2 भागों में बांटा गया, जाइलम जिसे दारू भी कहते हैं और फ्लोएम जिसे वास्टा कहते हैं। जाइलम में 4 सहायक से मिलकर बनी होती है। वाहिनिकाएं जिसे ट्रैंकिड्स कहते हैं, वाहिकाएं वेसल्स कहते हैं, जाइलम फाइबर और जाइलम पेर्निकाइमा। उसी प्रकार फ्लोएम भी 4 से मिलकर बनी होती, चालिनी नलिकाएं, स्यूब ट्यूब्स, और फिर होता है वही फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पेर्निकाइमा इत्यादि। इससे क्वेश्चन होता है। आपसे पूछा था कि निम्न में से किसे उत्तक का पूल कहा जाता है, तो कहेंगे कि जाइलम और फ्लोएम को उत्तक का पूल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लैंगिक प्रजनन डैश के का शामिल होते हैं, मतलब लैंगिक प्रजनन में कौन शामिल होते हैं और कैसे। पहला, समान लिंग के 2 जनक, क्या, समान लिंग के 2 जनक, विपरीत लिंग के 1 जनक, या विपरीत लिंग के 2 जनक, या कोई भी लिंग के 1 भी जनक नहीं। आपको बताना है कि कौन कौन से इसमें भाग लेते हैं। आंसर दीजिए। लैंगिक प्रजनन में शामिल होते हैं समान लिंग के 2 जनक, विपरीत लिंग के 1 जनक या विपरीत लिंग के 2 जनक। तो लैंगिक प्रजनन में शामिल होते हैं, बताइए, आंसर कीजिए। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो। अगर लैंगिक प्रजनन में अगर बात कहा जाए
तो लैंगिक प्रजनन में विपरीत लिंग के, मतलब यहाँ पे होगा विपरीत लिंग के 2 जनक शामिल होते हैं। विपरीत लिंग के 2 जनक शामिल होते हैं। जो लैंगिक प्रजनन होता है उसमें विपरीत लिंग के 2 जनक होते हैं। अच्छा, लैंगिक जनन की अगर बात कहा जाए, लैंगिक जनन और लैंगिक जनन की अगर थोड़ा सा देखना चाहे तो देख ले, सुन ले भली। तो लैंगिक जनन की अगर बात कहा जाए तो इसमें जीव जो है, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, एक बात और, अलैंगिक जनन की अगर बात कहा जाए, एक होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, दूसरा होता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की बात कहा जाए तो इसमें जीव का सिर्फ एक ही जीव भाग लेते हैं, मतलब कि जो जीव होता है उसका सिर्फ एक जीव भाग लेता है। मतलब अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही जीव भाग लेगा, 2 जीव नहीं, जबकि लैंगिक जनन के लिए 2 जनक होने चाहिए, जबकि अलैंगिक जनन में एक ही जीव क्या करता है, भाग लेता है। अलैंगिक जनन में निषेचन के लिए निषेचन नहीं होता है, क्योंकि जो शुक्राणु और अंडाणु नहीं होते हैं। इसमें निषेचन होता है क्योंकि 2 भिन्न लिंग के हैं। जब 2 भिन्न लिंग के हैं तो शुक्राणु और अंडाणु बनेंगे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन इससे बनता है, तो इससे क्वेश्चन इतना ही बनेगा। बहुत सारा क्वेश्चन है, कभी आएगा तो इसको और पढ़ेंगे विस्तृत से। तो देखते हैं आगे की ओर, आगे क्वेश्चंस क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। निम्नलिखित में से कौन शरीर की कोशिकाओं के 2 परतों से बना है। आपको बताना है कि कौन सा शरीर के कोशिकाओं के परत, मतलब कि 2 परतों से मिलकर बना है। आपको बताना है कि कौन सा शरीर जो है, किसका शरीर जो है कोशिकाओं के 2 परतों से मिलकर बना है। लिवर फ्लैग का, प्लेनेरिया का, टेपवर्म का या हाइड्रा का। आंसर कीजिए कि 18 नंबर का आंसर कीजिए कि किसका बना होता है, हाइड्रा का, लिप फ्लैप का, प्लेनेरिया का या टेपवर्म का। तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रा। हाइड्रा, अगर इसका राइट आंसर क्या होगा, हाइड्रा। अगर हाइड्रा की अगर बात करना चाहें तो हाइड्रा जो है, हाइड्रा की अगर बात करना स्टार्ट करें तो यह सिलिंड्रेट्रा संघ किसका है, सिलिंड्रेट्रा संघ या निडेरिया संघ की जंतु है। हाइड्रा क्या है, तो सिलिंड्रेट्रा या निडेरिया संघ के जंतु है। यह द्विस्तरीय नहीं बोल रहा है, 2 परतों का बना होता है। जो 2 परतों का बना होता है उसमें एक जो भाग होता है वे होता है एपिडर्मिस। क्या होता है, एपिडर्मिस होता है। और दूसरा जो होता है वह गैस्ट्रोडर्मिस होता है। क्या होता है, गैस्ट्रोडर्मिस। एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस, क्योंकि ये बोला ना 2 परतों का बना होता है। 2 परतों में एक बाहरी जो परत होता है उसको एपिडर्मिस और जो अंदर का परत होता है उसको गैस्ट्रोडर्मिस कहते हैं। तो जो हाइड्रा का शरीर होता है 2 परतों से मिलकर बना होता है और हाइड्रा जो होता है सिलिंड्रेट्रा संघ या निडेरिया संघ का जंतु है। और इसमें जनन की अगर बात कहा जाए तो हाइड्रा में जनन जो होता है मुकुलन और पुनर्जनन, जब अनुकूल परिस्थिति होगा तो मुकुलन स्थिति में जनन करता है, जबकि अगर जनन की बात कहा जाए तो मुकुलन और पुनर्जनन या पुनरुत्थान के रूप में भी यह जनन करता है। अगर प्रचलन की बात कहा जाए कि यह प्रचलन कैसे करता है हाइड्रा और शिकार कैसे करता है, तो यह प्रचलन और शिकार के लिए एक रचना होता है जिसका नाम होता है स्पार्शक के माध्यम से क्या करता है, अपना शिकार करता है। या इसी को टेंटाकिल्स, प्रचलित नेम इसको अधिकतर मिलता है, यही टेंटाकिल्स के माध्यम से प्रचलन होता है और चलता। पाया कहाँ जाता है, तो नदी में, नहर में, कुआं, तालाबों में इत्यादि में यह क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन, तो निम्नलिखित में से किसका बना होता है, तो हाइड्रा का। अगला क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है कि स्तनधारियों के जानवरों में होते हैं, मतलब कि स्तनधारी जो जानवर होते हैं वे होते हैं 1 कक्षीय हृदय के, 4 कक्षीय हृदय के, 3 कक्षीय हृदय के या 2 कक्षीय हृदय के होते हैं। आंसर कीजिए कि जो स्तनधारी जानवर होते हैं कितने कक्ष के होते हैं, 4 कक्षीय, 3 कक्षीय, 2 कक्षीय या 1 कक्षीय होता है। चलिए आंसर कीजिए जल्दी।
चलिए देखिए, अगर चार कक्षीय हृदय की अगर बात कहा जाए, चार कक्षीय हृदय में कौन कौन से आते हैं, तो एक आते हैं स्तनधारी, स्तनधारी, और दूसरा होता है जो पक्षी वर्ग होता है, जो एविज वर्ग होता है वे। तो स्तनधारी और पक्षी वर्ग, कौन, स्तनधारी और पक्षी वर्ग जो है वह चार हृदय मतलब चार कोष्ठीय हृदय के होते हैं। तीन कक्षीय हृदय की अगर बात कहा जाए तो दो होता है, उभयचर जिसे एम्फीबियन कहते हैं, किसमें होता है, उभयचर, या इसी को एमीफीबियन भी कहते हैं, फीबियन में, उभयचर या एम्फीबियन में जो होता है तीन कक्षीय होता है। और दो कक्षीय की अगर बात कहा जाए कि दो कक्षा किस में होता है, तो दो कक्षीय में होता है मत्स्य में, किस में होता है, मत्स्य में, मत्स्य मतलब कि मछली उछली में। उभयचर में कौन आ जाते हैं, तो जो मेढक, हाइला इत्यादि होते हैं उभयचर में। सरीसृप में कौन आ जाते हैं, तो सरीसृप में भी उभयचर, और जो सरीसृप, उभयचर को एम्फीबियन बोलते हैं, और एक होता है सरीसृप या इसी को रेप्टिलिया भी बोलते हैं। उभयचर संघ के जो जंतु उसमें भी तीन कोष्ठीय होता है, सरीसृप या रेप्टिलिया में भी उसमें भी तीन होता है। अब क्या होता है ना कि जो सरीसृप होता है और उसी में एक मगरमच्छ आता है, मगरमच्छ चार कोष्ठीय होता है, बाकी जितने भी सरीसृप या रेप्टिलिया होते हैं तीन कोष्ठीय होता है। तो दो कोष्ठ वाले मत्स्य यानी मछली, मत्स्य मतलब मछली, तीन कोष्ठ वाले में उभयचर और सरीसृप, और चार कोष्ठ वाले में स्तनधारी आते हैं। तो इसका पूछ रहा है कि स्तनधारी कौन से होंगे, तो चार कोष्ठीय होंगे, क्योंकि स्तनधारी और पक्षी चार कोष्ठीय होंगे, इसलिए 19 का क्या होगा, बी नंबर होगा। 20 का देखिए, प्रजनन ऊतक के परिपक्व होना शुरू, जब प्रजनन ऊतक परिपक्व होना शुरू होता है तो सामान्य रूप से शरीर का विकास कम होने लगता है। मतलब कि जब आपका प्रजनन ऊतक परिपक्व होगा यानी पकने लगेगा, बनने लगेगा सही रूप से, तो आपका जो शरीर होगा उसका विकास कम होने लगता है, तो होने लगता है। तो जो आपका किशोरावस्था है, किशोरावस्था की इस स्थिति को क्या कहते हैं, तो आप बताइए, स्वतंत्रता, परिपक्वता, माहवारी या यौवन कहते हैं, बताइए आंसर कीजिए इसका। कि जब आप प्रजनन ऊतक जब आपका परिपक्व होने लगता है तो सामान्य रूप से जो शरीर विकास होता है उसको क्या कहते हैं, किशोरावस्था या कुछ कहते हैं, किशोरावस्था, इस किशोरावस्था को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर होगा यौवनावस्था। इसका अवस्था क्या होगा, यौवनावस्था। यौवनावस्था कब कहा जाता है कि जब प्रजनन ऊतक आपका परिपक्व होने लगे तो आपका शरीर जो है विकसित नहीं हो पाता है, पूरा विकसित अब नहीं हो पाता है क्योंकि परिपक्व होने लगता है। इस अवस्था को यौवना अवस्था कहते हैं। यौवन अवस्था की अगर बात कहा जाए तो यह किशोरा अवस्था और वयस्क अवस्था के बीच का सामाजिक और मनोसामाजिक, मतलब कि आपका किशोरावस्था और जो वयस्क अवस्था है उसके बीच के मनोसामाजिक और सामाजिक परिवर्तन की अवस्था है। कौन अवस्था, तो यौवनावस्था, यौवन अवस्था या यौवनावस्था होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, यौवन अवस्था। 21 के आंसर 21 क्वेश्चन देखिए कि कुछ पौधे के जड़ उपजी और पत्तियों की प्रक्रिया के माध्यम से नए पौधे में विकसित होते हैं, उनको क्या कहते हैं। आंसर कीजिए कि कुछ पौधे का जो जड़ होता है वह उपजी और पत्तियों के प्रक्रिया के माध्यम से पौधे में विकसित होती है, उसको क्या कहते हैं। 21 नंबर का आंसर कीजिए। विखंडन, एकाधी विखंडन, उत्थान या वनस्पति प्रचार। वनस्पति प्रचार कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, वनस्पति प्रचार, विखंडन, एकाधी विखंडन या उत्थान। आंसर कीजिए 21 नंबर का। तो इसका जो आंसर होगा वे होगा वनस्पति प्रचार। वनस्पति प्रचार को ही, क्योंकि कुछ पौधे जड़ों और जो उपजी जड़ों, कुछ पौधे की जो जड़ है उपजी और पत्तियों के प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है, उसको वनस्पति प्रचार कहते हैं। जैसे कि आपको देखने को मिलता होगा आलू, अदरक इत्यादि जो है वनस्पति प्रचार के माध्यम से ही देखने को मिलता है। 22 नंबर, रेगिस्तानी पौधे के जो बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ परत पाई जाती है। मतलब कि जो रेगिस्तानी पौधे होते हैं उसके त्वचा पर मोम जैसा एक पदार्थ दिखाई देगा, उसके परत पाई जाती है। यह परत किस पदार्थ की बनी होती है,
जब आप रेगिस्तान में जाइएगा जहाँ बालू ही बालू हो, तो वहाँ की जो पौधे की बाह्य त्वचा पर एक मोम जैसी परत दिखाई देगी। उस परत, यह परत किसका बना होता है? तो यह परत आपको आंसर बताना है सेलुलोज का, लिग्निन का, पेक्टिन का या क्यूटिन का बना होता है। बताइए आंसर, टाइप कीजिए इसका आंसर जल्दी। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर जो होगा वे होगा क्यूटिन। क्या होगा? क्यूटिन होता है। क्यूटिन प्रकार। लिग्निन जो होता है, इसके कारण जब पेर्निकाइमा कोलोनिकाइमा जब उत्तक पढ़िएगा तो लिग्निन के कारण दृढ़ता के साथ जो होता है मजबूत होता है। तो लिग्निन के कारण सेलुलोज तो आपको पता ही है, पता है कि जो पौधे में पाए जाते हैं। पेक्टिन भी कुछ खास नहीं है, तो क्यूटिन और क्यूटिन पाए जाते हैं। 23 नंबर है कि परागकण किस समूह में पौधे की विशेषता है? बताना है कि परागण जो है किस समूह की विशेषता है। परागण किस समूह की विशेषता है, आपको बताना है कि परागण जो है किस समूह की विशेषता है। आप इसको जल्दी से आंसर कीजिए। क्या? टेरिडोफाइटा, पारानिसेचन, टेरिडोफाइटा, पारानिसेचन या एंजियोस्पर्म या ब्रायोफाइटा? बताइए इसको क्या होगा। जल्दी 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 इसका आंसर कीजिए कि जब जो परागण है किसका गुण है? आंसर कीजिए। आपको बताना है कि टेरिडोफाइटा, पारानिसेचन या ब्रायोफाइटा इनमें से किसका यह गुण है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा एंजियोस्पर्म। इसका राइट आंसर क्या होगा? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म को कभी बाद में चर्चा कर लेंगे, अभी समय बहुत काफ़ी हो गया है, बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? एंजियोस्पर्म। लास्ट क्वेश्चन देखिए, किसका उपयोग सुगंध संकेत के रूप में किया जाता है? आपको बताना है कि किसका उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जाता है। सुगंध संकेतक के रूप में वनीला का, इमली का, आंवला का या फिटकिरी का? वनीला, इमली, आंवला या फिटकिरी का निम्न में से किसका किया जाता है? यह इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। बनाइए, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा वनीला। किसका उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जाता है? तो जो वनीला है उसका किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वनीला होगा। तो हमने सारे के क्वेश्चंस क्या कर लिए? 24 क्वेश्चंस आज के सेशंस में देखे। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो अगला दिन होगा, अगला दिन भी इसी प्रकार के क्वेश्चंस को लाएंगे और डिस्कशंस भी करेंगे, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, जिससे कि फिर देखने में आप लोगों को दिक्कत होगा, मन नहीं लगेगा। इसलिए इसको देखिए। अच्छा, आप लोग कितने सही किए हैं उसको भी कमेंट बॉक्स जो नीचे है, इस लाइव सेशंस के बाद ख़त्म हो जाएगा, उसके कमेंट बॉक्स में आप लोग क्या करें? कमेंट करें कितने लोगों ने कितना सही किया, अपना कितना, जो 24 क्वेश्चन है 24 में कितना लोगों ने कितना सही किया, और इस सेशन से क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या परेशानी, उसको भी बताइए। और आपको यह वीडियो कैसा लगा उसको भी, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि जितने भी हम सारे दोस्त हैं वे सारे के सारे ग्रुप डी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ, क्योंकि इस बार की जो एग्ज़ाम है इसमें साइंस का महत्वपूर्ण फैक्टर आने वाला है। तो थैंक यू दोस्तों डी एजुकेशन से जुड़ने के लिए, और आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।